अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ठीक, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारी आती है दैट इज़ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी हमें कहती है कि अगर हम कोई लाइट का कोई सोर्स लेंगे तो ये हमेशा एनर्जी इमिट करता है। इट इमिट्स द लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स एंड विद ईच एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड एज फोटोन। राइट, सो क्वांटम थ्योरी हमें क्या कहती है? Every source emits light in the form of energy packets called as, उन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज फोटॉन्स। ठीक है दोस्तों, सो व्हाट इज एक्चुअली फोटोन? फोटोन एक एनर्जी पैकेट होता है जो लाइट सोर्स जब लाइट इमिट करता है वो इमिट करता है लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। एक एनर्जी पैकेट को हम कहते हैं फोटोन। तो इसके बाद हम फोटोन की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो फोटोन की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, पहली चीज, फोटोन जो है ये पार्टिकल नहीं है, इट इज एन एनर्जी पैकेट। Photon is an energy packet and not a particle. एनर्जी पैकेट है, पार्टिकल नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी फोटोन की, फोटोन जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जिसकी बिना पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कांट डिफ्लेक्ट इट, वो इसकी मोशन को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी, रेस्ट मास ऑफ फोटोन होता है जीरो। फोटोन का दोस्तों रेस्ट मास होता है इज जीरो। इसका मतलब है फोटॉन्स कभी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दिस मींस फोटॉन्स कांट एग्जिस्ट एट रेस्ट। फोटॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं किस में? रेस्ट में। सो फोटॉन्स का रेस्ट मास हमारा होता है जीरो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, फोटोन की एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, यह हमेशा बराबर होता है h इंटू एफ के। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू h c बाय लैम्डा। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द लाइट। सो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, h का वैल्यू जब हम डालते हैं, इसका वैल्यू आता है 12400 डिवाइड बाय लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी आती है। अगर आप फोटोन की एनर्जी इस फॉर्मेट में लिखेंगे, आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी, बट मेक श्योर लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम्स में लेना पड़ेगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। अच्छा, और एक चीज भी है, फोटोन का मोमेंटम h बाय लैम्डा होता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब लिखेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h बाय लैम्डा या e बाई c। मोमेंटम होता है h बाय लैम्डा या e बाई c के बराबर। So h is Planck's constant, lambda is the wavelength of the light, E is energy of the photon, C is the speed of light. So these are properties of the photon. तो आप इसको अगर रिवाइज करेंगे, फोटॉन्स एनर्जी पैकेट है, कोई पार्टिकल नहीं है। फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। रेस्ट मास फोटॉन का जीरो होता है, इसका मतलब है कि फोटॉन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। एनर्जी ऑफ फोटॉन होता है HF या HC बाय लैम्डा या 12400 बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन इज इक्वल टू h बाय लैम्डा और E बाई C के बराबर। चलिए, तो छोटे मोटे क्वेश्चंस हम इस पे कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी निकालनी है ऑफ वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। आपको फोटोन की एनर्जी निकालनी है। तो एंगस्ट्रॉम्स में वेवलेंथ दी है, अभी अभी हम सीखे हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है 12400 बाई लैम्डा, ठीक है। सो इट कम्स इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई 5000।
सो ये 2 जीरोस कैंसिल होंगे, यानी 124 डिवाइड बाई 50, ये अराउंड 2 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आएगा। 2.2 2.3 कुछ आ सकता है। सो जब आप लैम्डा एंगस्ट्रॉम्स में लेते हो तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकल आती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। मान लो एनर्जी दी गई है फोटोन की 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन एनर्जी, आपको निकालनी है वेवलेंथ लैम्डा। बराबर यही फॉर्मूला यूज होगी, हमें पता ई होता है hc बाय लैम्डा या 12400 बाय लैम्डा। सो लैम्डा आएगा 12400 डिवाइड बाई ई। अभी एनर्जी दी गई है, तो व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ द फोटोन? 12400 डिवाइड बाई 2.48। So can I simply write as 12400 divided by 248 divided by 100? तो 100 ऊपर चला जाएगा, 124 इंटू अपना ये वाला 100 हुआ इधर और नीचे वाला 100 आया ऊपर, डिवाइड बाई 248। 124 इंटू 1, 124 इंटू 2, सो 2 1s are 2 50s are, यानी 5000 आएगी, 5000 एंगस्ट्रॉम इसकी आएगी। यानी ये जो हमारा शायद ये 2.8 ही फिर इस हिसाब से था, 2 पॉइंट समथिंग। सो अगर आपको वेवलेंथ दी हो आप एनर्जी निकाल सकते हैं, अगर आपको एनर्जी दी हो आप वेवलेंथ फोटोन की निकाल सकते हैं। राइट, मोमेंटम भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मोमेंटम की फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको सिखाई, बट मेक श्योर जब भी मोमेंटम निकालना हो तो SI में सारा लेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ फोटोन दिया है, इट इज 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मोमेंटम P। मोमेंटम होता है बराबर h बाई लैम्डा या E बाई C के। अभी आपको एनर्जी दी गई है फोटोन की, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एनर्जी है 4 मेगा, मेगा हुआ 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई C। बट मैंने अभी अभी कहा जब भी मोमेंटम निकालना हो सारा SI में लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट SI नहीं है, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे जूल में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लाई करना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे। आई हैव टू मल्टीप्लाई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाई C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8। तो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब मिलेगा। इसके बाद हम आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की समझाइए क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट गिरती है ऑफ सूटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से बाहर निकल आते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना, इमिट होता जब लाइट गिरती है इस सरफेस पे, किसी मेटल सरफेस पे, इस फिनोमिना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इट इज अ फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। It is the phenomena of ejection of electrons from a metal surface when light of suitable wavelength falls on it। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटली हमें कैसे पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी की ओर हम आएंगे। इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी जब हम पढ़ते हैं, हमने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया हुआ है। ये आपके पास एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इसमें आपने यहाँ पे एक मेटल सरफेस रखी है, फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस आपने रखी है, ये मेटल का बना हुआ है, इसको हम फिर कैथोड भी कहते हैं। यहाँ पर और एक टर्मिनल है जिसको आप एनोड कहते हैं। फिर बाहर से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और एक एमीटर भी यहाँ पे रखेंगे जो करंट को मेजर करेगा, राइट। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस हम वेरिएबल रखेंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब लाइट को इस विंडो से फॉल कराया गया इस मेटल सरफेस पे, व्हेन लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस मेटल सरफेस, हमने देखा एमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा।
इसका जब तक हम लाइट नहीं डाल रहे थे एमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था, बट जो ही लाइट डाली गई एमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट आई इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और वो इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉजिटिव टर्मिनल ने अपनी ओर खींचा, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो गई। इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला पॉइंट आप नोटबुक पे लिखिए, व्हेन लाइट इज मेड टू फॉल ऑन द कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड due to photoelectric emission and ammeter shows deflection. This current is called photoelectric current. अब ऑब्जर्वेशंस हमें क्या मिली, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ऑब्जर्वेशंस हमें क्या मिली, हमें पहला ऑब्जर्वेशन, हमने ग्राफ प्लॉट किया वोल्टेज और करंट का। हमने वोल्टेज को बढ़ाया, हमने देखा करंट के साथ क्या हुआ। सो ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इसमें जब हमने देखा ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज वी कैन सी दैट एमीटर डिफ्लेक्शन, एमीटर का डिफ्लेक्शन जो है ऑल्सो इंक्रीजेस, एमीटर का डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। And the graph is plotted, ग्राफ को प्लॉट किया गया for different values of V and I। जब हमने वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट किया, हमने वैल्यूज पुट किए, देखिए वोल्टेज का क्या वैल्यू आ रहा है, करंट का क्या वैल्यू आ रहा है। फाइनली जो हमने ग्राफ प्लॉट किया वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, बड़ा इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। तो अगर हम देखेंगे इनिशियली करंट बढ़ रही है और फिर फाइनली करंट सैचुरेट हो रहे, इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट, इट इज कॉल्ड। यानी पता चला इनिशियली करंट तो बढ़ रही है वोल्टेज के बढ़ने के साथ, बट एक टाइम ऐसा आता है अब करंट नहीं बढ़ती है, बिकॉज इनिशियली मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए थे, इधर चले गए थे, बट जब आपने वोल्टेज को बढ़ाया ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ ड्रिफ्ट हो गए, जो इधर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स वो भी ड्रिफ्ट हो गए, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब जा रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसका ये मतलब है कि अब करंट ने अपना सैचुरेशन वैल्यू अटेन कर लिया। बट अगर आप इसको उल्टा करेंगे, यानी यहाँ से नेगेटिव रखेंगे, यहाँ से पॉजिटिव रखेंगे, तो जब आप यहां से नेगेटिव रखेंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, यानी उनको अपने पास नहीं आने देगा। सो हमें रिवर्स में कितना वोल्टेज रखना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े ही ना, यानी फोटो करंट जीरो बन जाए। उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो ग्राफ में ये वाला पॉइंट दिखाया गया है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे करंट बन जाती है जीरो। सो व्हाट इज वी नॉट, इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द नेगेटिव वोल्टेज at which photoelectric current reduces to zero, इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप डिफाइन भी करना चाहेंगे, आप इसको अंडरलाइन कर लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव मीन्स रिवर्स किया हमने वोल्टेज को, are required to reduce photoelectric current to zero। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो बनाने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और मेक श्योर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू के ई मैक्स डिवाइड बाई ई, ये याद रखेंगे फॉर्मूला। के ई मैक्स हुआ जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या थी, डिवाइड बाई ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहीं पे एक छोटा मोटा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर के ई मैक्स आपका होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ई, ई गया यानी 4 वोल्ट, सिंपल। अगर के ई मैक्स है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, 6 वोल्ट, ई कैंसिल होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यही ग्राफ प्लॉट किया फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको वहां लिखना पड़ेगा बोर्ड्स में। ग्राफ फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, मैं यहां पे लिख रहा हूं वी आई ग्राफ फॉर
डिफरेंट इंटेंसिटीज। डिफरेंट इंटेंसिटीज का अगर हम देखेंगे, हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हम लिखेंगे यहां पे वी प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की हमने पहले एक इंटेंसिटी रखी और वी आई ग्राफ प्लॉट किया, वो बराबर यही तो आएगा, ये वी आई ग्राफ ही तो है, आई वी ग्राफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमने पहले किसी इंटेंसिटी, कुछ इंटेंसिटी रखी थी, तो वी आई वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमने प्लॉट किया। उसके बाद अब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फिर से वी आई ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ ऐसा आता है। फिर से इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फिर वो ग्राफ ऐसा आता है। सपोज इट इज इंटेंसिटी I1, इट इज इंटेंसिटी I2, इट इज इंटेंसिटी I3। ये करंट नहीं है, ये इंटेंसिटी है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ती है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहता है। इसके नीचे नोट पॉइंट वहीं पे आप लिख लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस, सैचुरेशन करंट बढ़ती है, बट वीओ रिमेन्स सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखें। तो इसे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी के बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं, तो सैचुरेशन करंट ज्यादा होती है। और इनफैक्ट यहाँ पे I3 बड़ा है I2 से और वो बड़ा है I1 से। I3 वाली इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो सैचुरेशन करंट भी सबसे ज्यादा है। अब हम फिर से वी आई ग्राफ प्लॉट करेंगे, बट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। पहली बार लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ रखेंगे तो वी आई ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो फिर से वही आएगा जो अभी अभी आया है, आई वी ग्राफ। बट हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी अब बढ़ाओगे, फिर से आई वी ग्राफ प्लॉट करोगे, वो ग्राफ बराबर ऐसा ऐसा आता है। अब की बार इंटेंसिटी, सैचुरेशन करंट तो वही है, सैचुरेशन करंट एक, बट आप देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, ग्राफ कुछ ये आएगा, यानी इट इज V01, इट इज V02, इट इज V03। तो पता चला कि अगर ये फ्रीक्वेंसी सपोज F1 है, ये फ्रीक्वेंसी F2, ये फ्रीक्वेंसी F3 है, यानी अगर इंसिडेंट लाइट की आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, बट सैचुरेशन करंट रिमेन्स सेम, सैचुरेशन करंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए याद रखिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कई मैक्स बढ़ जाता है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो शॉर्ट में हमने अब क्या याद रखा, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं, बट अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ना कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। ठीक है, सो दीज वेर द ऑब्जर्वेशन एंड दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हम आते हैं, बोर्ड्स में पूछा जाता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज क्या है? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है दोस्तों, तो पहला लॉ हमें यह बताता है कि अगर हम कोई सरफेस लेंगे, ठीक है, देयर इज एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इमिशन पॉसिबल नहीं होगा, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए लाइट अगर आएगी, वो तब इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। सो मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फोटोन की ताकि इलेक्ट्रॉन निकल सके, उसको कहते हैं
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो पहला लॉ यही है, फॉर ए पर्टिकुलर मेटल सरफेस देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट लाइट की, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच, जिससे बिलो इमिशन पॉसिबल नहीं होगा, बिलो विच इमिशन इज नॉट पॉसिबल, बिलो विच इमिशन पॉसिबल नहीं है, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट इज कॉल्ड अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो इमिशन नहीं होगा, बट अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो इमिशन पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड लॉ जो हमारा है वो हमें ये कहता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, वो डिपेंड करेगा किस पे, इंटेंसिटी पे। दैट इज सेकंड लॉ, बट प्रोवाइडेड इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड लॉ जो है वो हमें बताता है जो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। दैट इज थर्ड लॉ, यानी के मैक्स ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, सेकेंड लॉ कहता है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। थर्ड लॉ कहता है जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होगी ज्यादा। एंड फोर्थ लॉ एंड लास्ट लॉ जो है इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस मीन्स जो ही फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 10⁻⁹ सेकेंड लगता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। तो इट टेक्स वेरी लेस टाइम, 10⁻⁹ सेकेंड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट। सो दीज आर लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। पहला लॉ, किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे बिलो इमिशन पॉसिबल नहीं होगा, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा लॉ, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। Third law, maximum kinetic energy of the emitted electrons is directly proportional to the frequency of incident light. And fourth law, it is an instantaneous process. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है बोर्ड्स में, उसको हम डायरेक्टली कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो हमारा मेटल सरफेस होता है इस पे जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका कुछ हिस्सा जरूरत लगता है इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने में, बाहर निकालने में, बाकी जो बची वो इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट करता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए,
जस्ट बाहर निकालने के लिए। उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, वर्क फंक्शन भी कहते हैं। सो मान लो इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइंस्टाइन ने कहा अगर इंस्टेंट फोटोन की एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा इलेक्ट्रॉन को पुल बाहर निकालने के लिए, बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा वो इसमें इंपार्ट कर लेगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे हम लिखेंगे ए पार्ट ऑफ एनर्जी of incident photon is required to eject the electron while the remaining part, बाकी जो हिस्सा बचेगा, while the remaining part फोटोन जो गिरेगा उसकी कुछ एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, बाकी जो है वो इसको इंपार्ट कर काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर लेगा। व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट इंपार्ट्स काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। यानी इंसिडेंट फोटोन की अगर एनर्जी ई है, इसका कुछ हिस्सा लगता है जरूरत इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और बाकी एनर्जी लगती है जो उसमें इंपार्ट करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसलिए आप ये पढ़े होंगे बिकॉज वहां पे हम एज्यूम करते हैं कि कोई कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। सो कहने से ई क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, यानी कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। सो कहना है सिंपली राइट नाउ के मैक्स किसके बराबर होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इट विल बी ई माइनस 5। तो ये चीज आप कभी बोलेंगे नहीं, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा ई होता है बराबर h इंटू एफ, है ना। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है एच एफ के बराबर, और थ्रेशोल्ड एनर्जी फाई को हम लिखते हैं एच एफ नॉट। एफ नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फोटोन की ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ये याद रखेंगे। इनफैक्ट इफ आई वांट टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी, सो ग्राफ ऐसा आएगा। आपको बराबर ये बोर्ड्स में बनाना पड़ेगा ग्राफ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे वो ऐसा आता है। इसके बाद यहाँ से डॉटेड लाइन बनाएंगे बिकॉज ये इंटरसेप्ट है, ये एच एफ नॉट माइनस एच एफ नॉट इंटरसेप्ट है, और ये स्ट्रेट लाइन आप देखिए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका स्लोप होगा एच के बराबर, स्लोप होगा एच के बराबर, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन के मैक्स एंड द फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें ऐसा लिख इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अगर हम लिखेंगे के मैक्स जो आपका आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी एच फ्रीक्वेंसी के बदले सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा एनर्जी होती है ना, एच सी बाय लैम्डा फोटोन की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा, माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं। सो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंस्टेंट लाइट, ठीक है। तो अब मैं अगर फिर से आपसे कहूं मुझे ग्राफ प्लॉट करके दो के ई मैक्स का और यहां से लैम्डा का, तो इसका ग्राफ बराबर फिर से यही आएगा, सॉरी 1 बाय लैम्डा का ग्राफ, 1 बाय लैम्डा के ई मैक्स और 1 बाय लैम्डा का ग्राफ बराबर यही आएगा। यहाँ पे इंटरसेप्ट है कितना माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, और इसका स्लोप जो भी होगा वो होगा बराबर एच सी के। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप होता है वो h होता है, बट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाय लैम्डा का स्लोप होता है एच सी के बराबर। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए, तब जाके हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन होगा के ई मैक्स सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बराबर ये होगा स्लोप, लेकिन वहां पे होता है h बाई ई के बराबर, ये याद रखना। आई रिपीट, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा यही बराबर होगा तो स्लोप होगा h बाई ई, और यहां पे भी अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा का ग्राफ होगा स्लोप होगा एच सी बाई ई के बराबर। ये शॉर्ट टाइप पूछा जा सकता है आपको, तो ये चीजें आप जहन में रखेंगे। सो ये थी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
इस पे हम अब डायरेक्टली अब फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि मैक्स होता है ई माइनस फाइव के बराबर। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है। सपोज यू हैव बीन गिवन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज गिवन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी दी गई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वर्क फंक्शन दिया गया है, दैट इज गिवन एज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमें पता है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी फाई जो होता है वो HF0 होता है ना, फाई होता है HF0 के बराबर, जो कि हमने अभी अभी सीखा। फाई कितना, अब आपको F0 निकालना है। फाई का वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 F0। बट मेक श्योर, जिस तरह से मैंने कहा था जब मोमेंटम निकालना हो तो सारा SI में लिखेंगे, जब फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो सारा SI में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 2.14 इंटू कैसे जूल में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, फिर 6.6 इंटू 10⁻34, यहाँ से आपको F0 का वैल्यू मिलेगा। दिस विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर दी हो वो होता है H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए और रहनी भी चाहिए। देखिए मेरे पास और एक क्वेश्चन है, आपको फाई दिया है, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, वर्क फंक्शन है, एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट भी दिया है। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी दी गई है, समझो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड, पहला पार्ट के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालिए। दूसरा पार्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली तो उसी टाइम पे वेलोसिटी भी मिल गई ना हमें। तो के मैक्स हम कैसे, हमने अभी अभी पढ़ा है के मैक्स किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू ई माइनस फाई के। व्हाट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज फाई, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट इज के मैक्स, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So maximum kinetic energy is 4 electron volt. We can convert this into joule also. और मान लो कि मैक्स मैंने निकाला, बस पहला पार्ट तो हो गया खत्म। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी होती है ना हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो इस बारी अब मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो के काइनेटिक एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अब चूंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में ही निकालनी पड़ेगी, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या आएगा यहाँ पे 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये जूल में कन्वर्ट हुआ 1/2। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से आपको वी स्क्वायर यानी वी का वैल्यू मिल जाएगा। बट मेक श्योर ये बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, बोर्ड्स में ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। अच्छा, इसके बाद अब हम देखेंगे वेव थ्योरी फेल होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने में। इट इज़ द पार्टिकल थ्योरी विच एक्सप्लेन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वांटम थ्योरी भी, असल में क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और क्वांटम थ्योरी ही जो है दैट सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लग रहा है जैसे पार्टिकल चल रहा है, हालांकि वो फोटॉन्स है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टिकल चल रहे हैं। सो क्वांटम थ्योरी सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर, और क्वांटम थ्योरी ही एक्सप्लेन कर रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन। क्यों, ये 3 स्टेप्स आप लिखेंगे। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी फेल होगी ये एक्सप्लेन करने में, क्या एक्सप्लेन करने में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों, पहली प्रॉब्लम इंटेंसिटी प्रॉब्लम, इंटेंसिटी प्रॉब्लम रही है। क्या इंटेंसिटी प्रॉब्लम, वेव थ्योरी कहती है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो अगर इंटेंसिटी होगी लाइट की ज्यादा तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा। सो जब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन को जब निकालेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर लेगा ज्यादा, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करेगा।
यानी वेव थ्योरी के हिसाब से अगर इंटेंसिटी ज्यादा हुई, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जो कि सरासर गलत है। इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, न कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो इंटेंसिटी प्रॉब्लम में लिखेंगे आप, एज पर वेव थ्योरी इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, maximum kinetic energy of the photoelectrons increases, but this is in contradiction with the experimental results. एक्सपेरिमेंट कहता है कि इंटेंसिटी बढ़ाओ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, ना कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो ये इंटेंसिटी प्रॉब्लम रही। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम में क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम में एज पर वेव थ्योरी, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वेव थ्योरी के हिसाब से, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हमने प्रैक्टिकली देखा फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम में लिखेंगे, एज पर वेव थ्योरी इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंज्ड, बट प्रैक्टिकली काइनेटिक एनर्जी चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी। तीसरी प्रॉब्लम जो है, दैट इज इंस्टेंटेनियस प्रॉब्लम। इंस्टेंटेनियस प्रॉब्लम मींस वेव थ्योरी हमें कहती है कि लाइट जो है जब ये किसी सरफेस पे गिरती है, जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो ये फैल जाती है, ये एनर्जी फैल जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, इसको थोड़ी सी, इसको थोड़ी सी, फिर और एनर्जी आएगी, फिर वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर और एनर्जी आएगी, फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हालांकि ये सरासर गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है जो ही लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सो इंटेंसिटी प्रॉब्लम में आप लिखेंगे, एज पर वेव थ्योरी इट टेक्स टाइम फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू गेट इजेक्टेड आउट, बट it is an instantaneous process. It takes very small time for an electron to get ejected out. So this is how wave theory fails to explain photoelectric effect. इसके बाद हम आते हैं मैटर वेव्स पे। Now if you talk of matter waves, मैटर वेव्स क्या होती है? मैटर वेव्स होती है हर एक मटेरियल के साथ हर एक पार्टिकल बिहेव करता है वेव ऑल्सो, यानी हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, उस वेव को कहते हैं मैटर वेव। आप इसमें ऐसे लिखेंगे, वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑब्जेक्ट, या वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स, या वेव्स एसोसिएटेड विद द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, उनको हम क्या कहते हैं? मैटर वेव। मैटर वेव्स जो होती है इनकी वेव लेंथ को हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेव लेंथ। सो डी ब्रॉगली वेव लेंथ जो होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो हमेशा होती है बराबर h/p के। तो ये कभी भूलेंगे नहीं, लैम्डा होता है h/p के बराबर। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। सो व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ? वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स को हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये हमेशा होता है बराबर h/p के, या h/mv भी आप लिख सकते हैं। बट इसको थोड़ा सा और इलॉबरेट करने के लिए हमें पता है, सिंस मोमेंटम होता है बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी 2m ke। अगर पार्टिकल का मास m है, काइनेटिक एनर्जी है ke, तो मोमेंटम होता है बराबर √2m ke के बराबर। तो लैम्डा, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ? h/2m ke। So this is de Broglie wavelength in terms of kinetic energy of the particles. ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें पता है, अगर हम चार्जड पार्टिकल्स की बात करते हैं तो फॉर चार्जड पार्टिकल्स में हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी चार्ज को v वोल्ट से आप एक्सलरेट करवाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी होती है QV के बराबर। Q इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। V इज नॉट वेलोसिटी, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो काइनेटिक एनर्जी के बदले हम फिर ये लिख सकते हैं, लैम्डा आएगा h/√2m। काइनेटिक एनर्जी के बदले आप QV लिखेंगे। Q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड V इज द एक्सलरेटिंग पोटेंशियल। अपने चार्जड पार्टिकल को किस पोटेंशियल से एक्सलरेट किया हुआ होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो आपसे क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन में यहीं पे दिखा रहा हूं, इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, फाइंड
रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? पोटेंशियल दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया जा रहा है। सो कैन आई सिंपली राइट लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल आएगा। अब एच तो कांस्टेंट है, अब मास और चार्ज का खेल है सारा। सो दोनों इनवर्स में आ रहे हैं। सो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ मास ऑफ alpha particle into charge of alpha particle divided by mass of proton into charge of proton. Because इनवर्स में ना हम ऐसा लिख सकते हैं ना, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम क्यू, अगर ना सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। सो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल आएगा रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन. सो कैन आई सिंपली राइट इट इज नाउ. So what is lambda proton by lambda alpha particle? This comes equal to alpha particle का मास होता है 4 times the mass of proton. ठीक है. अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 times the charge of proton divided by mass of proton, charge of proton. Mass of proton क्या है? Charge of proton क्या है? It is under root of 8. सो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल आपका आया रूट 8 के बराबर. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो अभी तक पता चला लैम्डा होता है h बाई पी के बराबर, लैम्डा होता है h बाई अंडर रूट ऑफ 2m के ई, लैम्डा होता है बराबर h बाई अंडर रूट ऑफ 2m क्यू वी के. ये 3 फॉर्मूलाज हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की समझ ली. बट चार्जड पार्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे, खास कुछ चार्जड पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ समझेंगे वो होता है 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम. ये आपको याद रखना है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन को अगर 20 वोल्ट से एक्सेलरेट करवाएंगे, इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? ये खास इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमने ये वैल्यूज वगैरह पुट कर रखे हैं इसमें. इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वी तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो सकता है. सो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये होती है. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है 0.286 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम. अगर हम ड्यूट्रॉन की बात करेंगे, ड्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है 0.202 डिवाइड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम. और अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे, अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है इसका हाफ 0.101 डिवाइड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम. बट अगर आपको न्यूमेरिकल आया, आपको इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल आ सकता है. तो मान लो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे, सपोज क्वेश्चन ऐसा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 100 वोल्ट, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है इट इज 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम्स में आंसर है. सो लैम्डा आएगा 12.27 डिवाइड बाई रूट, कितना पोटेंशियल है? 100 वोल्ट से आप इसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो रूट 100 एंगस्ट्रॉम्स में आंसर आएगा. सो लैम्डा आएगा 12.27 बाई 10. सो ये बनेगा 1.227 एंगस्ट्रॉम. So this is de Broglie wavelength of electron, 12.27 by root v एंगस्ट्रॉम के बराबर. अब एक लास्ट टॉपिक इसका है, उसको हम कहते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. अब एक काम करना, एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, वो थोड़ा सा देख लेना. ठीक है, वो आता नहीं है बट थोड़ा सा तब भी देख के रखेंगे, कभी आ सकता है. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है. दिस एक्सपेरिमेंट शोज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर एक्सप्लेन करता है. तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है वो पहले दिखाएंगे.
एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका क्या है? सबसे पहले हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन, इसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन है एक, ये फाइलामेंट है, टंगस्टन का बना हुआ है और इस पे बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है ताकि इजीली थर्मियोनिक इमिशन हो जाए। तो पहली चीज इसमें इलेक्ट्रॉन गन है। इट कंसिस्ट्स ऑफ टंगस्टन फाइलामेंट, टंगस्टन फाइलामेंट कोटेड बाई, ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है एग्जाम में, इसकी कौन सी कोटिंग इसके ऊपर होती है, कोटेड बाई बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन बेसिकली कम है तो यहां से थर्मियोनिक इमिशन होता है। तो यहां पे लिखेंगे थर्मियोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, थर्मियोनिक इमिशन हो जाता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलरेट करवाते हैं, एक्सलरेटिंग पोटेंशियल हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्सलरेट करवाएंगे हम इसको फॉल करवाते हैं एक चीज़ पे जिसको हम कहते हैं निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल पे हम फॉल करवाते हैं। सो दूसरी चीज़ जो इसकी है दैट इज निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल करता है क्या है, वो ये जो लाइट बीम आ रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहे हैं, ये इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर करवाता है। सो beam of electrons on falling on nickel crystal gets scattered in different directions. Different directions में स्कैटर होती है इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, ये कितनी चीजें होंगी, दो, इलेक्ट्रॉन गन होता है, निकल क्रिस्टल होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक डिटेक्टर रखा हुआ, इसको कहते हैं मूवेबल डिटेक्टर, जो गैल्वानोमीटर के साथ अटैच होता है। मूवेबल डिटेक्टर डिटेक्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस एंगल फाई के डिफरेंट वैल्यूज पे ये मूवेबल डिटेक्टर डिटेक्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो थर्ड थिंग जो है दैट इज मूवेबल डिटेक्टर। It detects the intensity of scattered beam of electrons, जो scatter हुई इलेक्ट्रॉनिक बीम, it detects the intensity of scattered beam of electrons at different angles ऑफ फाई, ये फाई के डिफरेंट एंगल्स पे चेक करता है इंटेंसिटी क्या है, जो वेव्स आ रही है उनकी इंटेंसिटी क्या है। तो हमने क्या किया, हमने ये सीखा, हमने ये देखा कि एक खास जगह पे हमें इंटेंसिटी अच्छी खासी मिली। तो जब हमने प्लॉट किया ग्राफ, इंटेंसिटी का ग्राफ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिला। मान लो आपने यहाँ पे वोल्टेज जो रखी 44 वोल्ट हमने रखी, उसके बाद हमने फिर से ग्राफ प्लॉट किया, हमने वोल्टेज अब की बार 48 रखी, ठीक है, देन दिस इज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हाई आल्सो। फिर उसके बाद हमने फिर से ग्राफ प्लॉट किया, वोल्टेज अब की बार 54 और 54 वोल्ट रखी, उसके बाद वोल्टेज हमने 64 वोल्ट रखी। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। पहली बार ये आया ग्राफ, इस वाली वोल्टेज पे ग्राफ ये आया, पर इस वाली वोल्टेज पे पीक आया अच्छा खासा, ठीक है, इस वाली वोल्टेज पे भी उतना नहीं आया। सो 54 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रखा 54 वोल्ट और ये वाला एंगल 50 डिग्री रखा, उस टाइम पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आई। तो यहाँ पे फाई कितना है, इट इज 50 डिग्री, ये याद रखना। तो नीचे लिखेंगे इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट, इट इज ऑब्जर्व्ड, intensity is maximum at 54 volt and 50 degree angle.
इस जगह इंटेंसिटी मैक्सिमम आई। तो इसको बेसिकली रिलेट किया गया, इस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया था। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये वेव है, ये वेव इस जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रही है। सो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर इससे पता चला। अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की थ्योरेटिकल वेवलेंथ निकालेंगे और एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ निकालेंगे। उससे खुद ब खुद अगर वो मैच हो गई तो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए वेव। तो वो चीज हम मैथमेटिकली करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अगर हम निकालेंगे, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसके बराबर आएगा 12.27/√v। मैंने किस वोल्टेज पे अभी कहा 54 वोल्ट पे, तो ये बनेगा 12.27 डिवाइड बाय √54 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये मैंने 54 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन की एक्सपेरिमेंटल सेटअप से इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी निकालेंगे और वेव नेचर के साथ इसको रिलेट करेंगे। मान लो ये एंगल है फाई, तो ये समझो थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो क्या है, सिंपली राइट थीटा प्लस फाई आएगा 180 डिग्री के बराबर। ये बनेगा 2 थीटा प्लस फाई आएगा आपका 180 डिग्री। 2 थीटा प्लस फाई आपका आया 180 डिग्री। या समझो ये आप थीटा रखोगे, ये फाई रखोगे, इससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो फाई प्लस थीटा प्लस फाई आएगा 180 डिग्री, यानी 2 फाई प्लस थीटा आएगा 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू हम जानते हैं 180, माइनस थीटा अभी हमने किस एंगल पे आया था, मैक्सिमम इंटेंसिटी 50 डिग्री पे, यानी -50। सो फाई का वैल्यू आएगा 130/2 एंड दैट इज 65 डिग्री। यानी जब थीटा है कितना 50 डिग्री, उस टाइम पे फाई का वैल्यू हमारा कितना आया, जो इंसिडेंट बीम बना रही है इसके प्लेन के साथ एंगल, कितना एंगल बना रही है 65 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसके बाद हमें पता है, अगर हम ब्रैग्स लॉ यूज करेंगे, आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, हमें पता है 2d साइन थीटा जो होता है वो होता है लैम्डा के बराबर। डी इज इंटरएटॉमिक स्पेसिंग, इसमें जो बेसिकली बीम जाती है अंदर और बाहर वाली बीम, इनके बीच में पावर डिफरेंस सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रहे हैं वहां पे। सो अब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 2d साइन थीटा किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। सो जब हम d का वैल्यू, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का वैल्यू डालोगे, इसमें 0.91 जो होता है 2 × 0.91, और साइन थीटा हमें कितना है 65 डिग्री आया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ वो भी बराबर यही आती है 1.67 एंगस्ट्रॉम। सो पता चला कि अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है 1.67 एंगस्ट्रॉम और कितने वोल्टेज पे 54 वोल्ट पे, तो हमने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण हमने जो वेवलेंथ निकाली वो मैच कर गई इसके साथ। सो पता चला वेव का, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। तो यहाँ पे आपका ड्यूअल नेचर कंप्लीट होता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है सोलर सेल, उसको एक बार थोड़ा घर में नज़र मार लेना, तो यहाँ पे आपका ड्यूअल नेचर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।